नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी को बीच में ना छोड़ें, कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है। आज की कहानी है असली पंडित की पहचान। जब बीरबल ने तीन पाखंडी पंडितों की असली पंडित की पहचान। जब बीरबल ने तीन पाखंडी पंडितों की परीक्षा ली। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में तीन तेजस्वी दिखने वाले पंडित पधारे। उनके माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और हाथों में भारी भरकम शास्त्र थे। उनकी वेशभूषा और चलने फिरने के अंदाज से ऐसा लगता था कि उन्होंने संसार का समस्त ज्ञान अपनी मुट्ठी में कर रखा है। दरबार में पहुंचकर उन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया और घोषणा की, जहां पनाह, हम तीनों ने काशी, कांची और अवंतिका जैसे महान केंद्रों से शिक्षा प्राप्त की है। हम वेदों, पुराणों, तर्कशास्त्र और दुनिया की हर भाषा के ज्ञाता है। हमें गर्व है कि हमसे बड़ा विद्वान इस समय आर्यावर्त में कोई दूसरा नहीं है। अकबर विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, महानुभावों, आपकी विद्वत्ता जानकर हमें प्रसन्नता हुई, लेकिन आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तीनों में से सबसे बड़े पंडित ने गर्व से कहा, बादशाह सलामत, हमने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों की बड़ी कद्र होती है। हम चाहते हैं कि आप हमारी परीक्षा लें और हमें राज पंडित की उपाधि से नवाजें। साथ ही हमें वो स्वर्ण मुद्राएं और सम्मान दिया जाए जिसके हम पात्र हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, लेकिन उनकी पारखी नजरें उन पंडितों के हाव भाव को पथ रही थी। बीरबल ने देखा कि पंडितों की आंखों में ज्ञान की विनम्रता के बजाय अहंकार की चमक थी और वे बार बार दरबार की सजावट और सोने चांदी की वस्तुओं को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। अकबर ने कहा, ठीक है, आपकी परीक्षा ली जाएगी। बीरबल, आप इन महानुभावों की योग्यता की जांच करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, विद्वत्ता की परीक्षा एक दिन में नहीं होती। इन पंडितों को हमारे राजकीय अतिथि गृह में ठहराया जाए। मैं अगले 3 दिनों तक इनका आतिथ्य सत्कार करूंगा और चौथे दिन दरबार में ये घोषित करूंगा कि इनमें से कौन असली पंडित है और कौन सर्वश्रेष्ठ है। बीरबल ने तीनों पंडितों को अलग अलग शानदार कक्षों में ठहराया। वहां मखमली बिस्तर, दास दासिया और 56 भोग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने गुप्त रूप से सेवकों को निर्देश दिया कि वे पंडितों की हर बात पर नजर रखें। शाम को बीरबल पहले पंडित के पास गए। वो पंडित रेशमी वस्त्र पहनकर आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहार रहा था। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, क्या आपको भोजन पसंद आया? पंडित ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, भोजन तो ठीक था, लेकिन केसर थोड़ा कम था। और सुनो, क्या यहां मनोरंजन के लिए नर्तकियों का प्रबंध नहीं है? आखिर हम विद्वान हैं, हमें मानसिक शांति चाहिए। बीरबल समझ गए कि ये पंडित केवल लोलुप, लालची है, जिसे ज्ञान से ज्यादा सुख सुविधाओं से प्रेम है। अगले दिन बीरबल ने दूसरे पंडित की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने एक सैनिक को डाकू के भेष में उस पंडित के कमरे में भेजा। जैसे ही वो नकली डाकू तलवार लहराते हुए कमरे में घुसा, पंडित जी चिल्लाने लगे, अरे, मुझे मत मारो। मेरे पास जितना भी सोना और कीमती सामान है सब ले लो। मैं तो बस नाम का पंडित हूं, मुझे कुछ नहीं आता। पंडित डर के मारे पलंग के नीचे छिप गया। बीरबल ने खिड़की से यह सब देखा और मन ही मन कहा, जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के भय से सत्य को त्याग दे और कायरों की तरह व्यवहार करे, वो साहसी पंडित नहीं हो सकता। तीसरे दिन की रात को बीरबल ने एक बड़ी ही रोचक योजना बनाई। ये तीनों पंडित दावा करते थे कि उन्हें संसार की सभी भाषाओं का ज्ञान है और उनकी कोई एक मातृभाषा नहीं है, क्योंकि वे विश्व नागरिक हैं। उनका दावा था कि कोई भी ये नहीं पहचान सकता कि वे मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं
आधी रात का समय था। तीनों पंडित एक ही बड़े दालान में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी बीरबल चुपके से वहां पहुंचे। उनके हाथ में ठंडे बर्फीले पानी से भरी एक बाल्टी थी। बीरबल ने बिना कोई आहट किए अचानक वो ठंडा पानी तीनों पंडितों के ऊपर डाल दिया। नींद से अचानक जागते ही और ठंडे पानी के झटके से घबराकर तीनों पंडित चिल्लाने लगे। पहला पंडित चिल्लाया, ये कब हो? कोहई, ब्रज भाषा। दूसरा पंडित चिल्लाया, एक ही रे। काय झाले, मराठी। तीसरा पंडित चिल्लाया, ओए की हो गया, की कर रहे हो, पंजाबी। जैसे ही वे संभले उन्होंने देखा कि बीरबल हाथ में बाल्टी लिए खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने पता लगा लिया कि असली पंडित कौन है? बीरबल ने आगे आकर कहा, जहांपना, ये तीनों व्यक्ति ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन ये पंडित कहलाने के योग्य नहीं है। पंडित वो होता है जिसके पास न केवल ज्ञान हो, बल्कि आत्मनियंत्रण, साहस और सच्चाई भी हो। बीरबल ने एक एक करके तीनों की पोल खोलनी शुरू की। हुजूर, पहले महानुभाव को केवल विलासिता और भोजन में रुचि है। दूसरे महानुभाव संकट के समय अपनी विद्वत्ता भूलकर कायर बन जाते हैं। और जहां तक इनके सर्वभाषा ज्ञान का प्रश्न है, तो कल रात ये सिद्ध हो गया कि ये सब पाखंड कर रहे थे। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने विस्तार से बताया, जहांपनाह, मनुष्य चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो अचानक किसी संकट, डर या गहरे आश्चर्य में होता है, तो उसके मुख से हमेशा अपनी मातृभाषा ही निकलती है। कल रात जब मैंने इन पर ठंडा पानी डाला, तो इनके मुख से ब्रज, मराठी और पंजाबी भाषा निकली। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कोई विश्व विद्वान नहीं, बल्कि साधारण लोग हैं जो वेश बदलकर पुरस्कार के लालच में आए हैं। तीनों पंडितों के सिर शर्म से झुक गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे केवल थोथा ज्ञान रखते थे और उन्होंने धन के लालच में अकबर को धोखा देने की कोशिश की थी। अकबर बीरबल की चतुराई पर बेहद खुश हुए। उन्होंने उन पाखंडी पंडितों को दंड देने के बजाय उन्हें ये सीख देकर छोड़ दिया कि सच्चा ज्ञान अहंकार को खत्म करता है, उसे बढ़ाता नहीं। सच्ची विद्वत्ता, असली पंडित या विद्वान वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां या भारी पुस्तकें हों, बल्कि वो है जिसका चरित्र अडिग हो और जो संकट में भी विचलित न हो। सत्य की पहचान, पाखंड और दिखावा थोड़े समय के लिए किसी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सच्चाई किसी न किसी रूप में, जैसे संकट के समय मातृभाषा, बाहर आ ही जाती है। मातृभाषा का महत्व, इंसान की जड़ें उसकी मातृभाषा में होती है, जिसे वो कभी पूरी तरह नहीं त्याग सकता। लालच का अंत। आगरा के बाहरी इलाके में यमुना किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक महामाया सिद्ध बाबा का डेरा पड़ा। बाबा का स्वरूप बड़ा प्रभावशाली था। लंबी जटाएं, माथे पर भभूत, गले में बड़ी बड़ी मालाएं और आंखों में एक ऐसी चमक जो लोगों को सम्मोहित कर लेती थी। बाबा का दावा था कि वे हिमालय की कंदराओं में सालों तपस्या करके आए हैं और उनके पास ऐसी सिद्धि है जिससे वे किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हैं और सोने को दोगुना कर सकते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे आगरा में फैल गई। लोग अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास भागने लगे। कोई संतान प्राप्ति के लिए जाता, तो कोई व्यापार में लाभ के लिए। बाबा सबको आशीर्वाद देते और छोटी मोटी समस्याएं अपनी बातों के जाल से सुलझा देते, जिससे लोगों का उन पर अटूट विश्वास हो गया। एक दिन आगरा का एक बड़ा लेकिन सीधा साधा व्यापारी सेठ धनीराम बाबा के पास पहुंचा। सेठ धनीराम के पास बहुत धन था, लेकिन उसे और अधिक धनवान बनने की लालसा थी। बाबा ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये बड़ी मछली है। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बच्चा,
तेरे माथे पर लक्ष्मी की कृपा तो है, लेकिन तेरे भाग्य का द्वार एक ताले में बंद है। यदि तू चाहे तो मैं अपनी गुप्त साधना से तेरे पास मौजूद सोने की ईंट को अक्षय ईंट बना सकता हूं, जो हर पूर्णिमा को अपने वजन से दोगुनी हो जाएगी। धनीराम लालच में अंधा हो गया। उसने बाबा की बातों पर विश्वास कर लिया। अगले दिन वो अपनी तिजोरी से 1 किलो की सोने की ईंट लेकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे एक मखमली कपड़े में लपेटा और एक तांबे के कलश में रखकर उसे जमीन में गाड़ दिया। बाबा ने कहा, अगले 21 दिनों तक यहां मंत्रोच्चार होगा। 21वें दिन की रात को तू आना और अपनी दोगुनी ईंट ले जाना। लेकिन याद रहे, इन 21 दिनों में तूने किसी को यह बात बताई तो सोना मिट्टी बन जाएगा। 21 दिन बीत गए। धनीराम खुशी खुशी बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने बड़ी गंभीरता से पूजा की और गड्ढा खोदा। जैसे ही कलश बाहर निकाला गया, धनीराम की आंखें फटी की फटी रह गई। कलश के अंदर सोने की ईंट नहीं, बल्कि मिट्टी की एक साधारण ईंट थी। धनीराम रोने लगा। बाबा, ये क्या हुआ? मेरा सोना कहाँ गया? बाबा ने कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए कहा, मूर्ख, तूने जरूर किसी को यह गुप्त बात बता दी है। देवताओं का अपमान हुआ है, इसीलिए तेरे पापों के कारण सोना मिट्टी बन गया। यहां से चला जा, वरना मेरा श्राप तुझे भस्म कर देगा। बेचारा धनीराम डर के मारे और दुख में डूबा हुआ घर लौट आया। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लुट चुकी थी। धनीराम रोता हुआ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। अकबर को साधु की बात पर शक तो हुआ, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मिट्टी की ईंट को वापस सोना बना सकते हो? बीरबल ने धनीराम से पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सोना मिट्टी बन सकता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मिट्टी को फिर से सोना बनाने का हुनर केवल उस साधु के पास ही है। मुझे कुछ दिनों का समय दे। बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक बहुत ही अमीर विदेशी व्यापारी का रूप धारण किया। उन्होंने एक बड़ा सा संदूक लिया और उसमें पत्थर भरकर ऊपर से पीतल की ऐसी चादरें चढ़वाई जो बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह चमकती थी। उन्होंने घोषणा करवाई कि एक महान विदेशी सेठ आगरा आया है, जिसके पास स्वर्ण का पहाड़, एक विशाल सोने का ब्लॉक है और वह उसे दोगुना करने वाले किसी सिद्ध पुरुष की तलाश में है। ये खबर सुनते ही लालची साधु के कान खड़े हो गए। उसने अपने चेलों को उस विदेशी सेठ बीरबल को आमंत्रित करने के लिए भेजा। बीरबल भेष बदलकर साधु के पास पहुंचे। उन्होंने वो बड़ा संदूक दिखाया और कहा, महाराज, मेरे पास ये 50 किलो सोने का ब्लॉक है। मैं इसे लेकर ईरान जा रहा था, पर सुना कि आप इसे दोगुना कर सकते हैं। अगर आप इसे 100 किलो कर दें तो मैं 20 किलो सोना आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। साधु की लार टपकने लगी। उसने सोचा कि धनीराम की 1 किलो की ईंट तो कुछ भी नहीं थी। आज तो जिंदगी भर का इंतजाम हो जाएगा। उसने वही प्रक्रिया दोहराने की बात कही। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा सोना बहुत कीमती है। मैं इसे जमीन में तभी गाड़ूंगा जब आप अपनी सिद्ध की हुई मिट्टी की ईंटें भी इसके साथ रखेंगे, ताकि आपकी शक्ति और बढ़ जाए। साधु ने सोचा कि इसे खुश करने के लिए दिखावा करना जरूरी है। उसने अपने चेले को संकेत किया। चेला अंदर की कुटिया से वही सोने की ईंट ले आया जो उसने धनीराम से ठगी थी। साधु ने उसे अभी तक बेचा नहीं था, क्योंकि वो उसे और बड़ी ठगी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जैसे ही साधु ने वो ईंट निकाली, बीरबल ने तुरंत इशारा किया। पास ही झाड़ियों में छिपे सैनिक और बादशाह अकबर वहां पहुंच गए। बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी उतारी और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपकी मिट्टी की ईंट तो वापस सोना बन गई। देखिए, ये तो धनीराम की वही ईंट है जिस पर उसके सुनार का निशान लगा हुआ है। साधु हक्का बक्का रह गया।
उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सैनिकों ने उसकी कुटिया की तलाशी ली, जहां से जमीन के नीचे छुपाए गए ढेरों गहने और धन बरामद हुए जो उसने अन्य लोगों से ठगे थे। अकबर ने आदेश दिया, इस ढोंगी को जेल में डाल दिया जाए और इसकी सारी संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दी जाए। धनीराम को उसकी सोने की ईंट वापस मिल गई। लालच बुरी बला है। धनीराम के लालच ने ही उसे ठग का शिकार बनाया। यदि वो अपनी मेहनत की कमाई पर संतोष करता तो उसे ये दुख नहीं झेलना पड़ता। चमत्कारों के पीछे न भागे। दुनिया में कोई भी मंत्र या सिद्धि रातों रात धन को दोगुना नहीं कर सकती। मेहनत ही धन कमाने का एकमात्र सही रास्ता है। पाखंड का अंत, धर्म की आड़ लेकर दूसरों को धोखा देने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। सत्य की एक किरण ही झूठ के अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। बुद्धि का प्रयोग। कठिन समय में घबराने के बजाय यदि बीरबल की तरह ठंडे दिमाग और चतुराई से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े अपराधी को भी धूल चटाई जा सकती है। बीरबल की इस चतुराई ने साले साहब न केवल अहंकारी थे बल्कि घोर अंधविश्वासी भी थे। वे शकुन अपशकुन, छींक और बिल्लियों के रास्ता काटने जैसी बातों पर बहुत यकीन करते थे। बीरबल को उनकी ये कमजोरी बखूबी मालूम थी। साले साहब और काली बिल्ली, एक अंधविश्वास जिसे बीरबल ने तोड़ा। एक दिन दरबार में साले साहब ने एक अजीब चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने गौर किया है कि आपके राज्य में लोग शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं रखते। कल ही की बात है, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा था कि एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैं तुरंत वापस आ गया और यकीन मानिए हुजूर, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो जरूर कोई अनहोनी हो जाती। काली बिल्ली साक्षात मनहूसियत की निशानी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुप रहे। साले साहब को लगा कि बीरबल डर गए हैं। वे और जोश में बोले, इतना ही नहीं जहांपनाह, मेरा तो ये मानना है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह किसी काली बिल्ली का चेहरा देख ले उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उसे उस दिन भोजन तक नसीब नहीं होता। अकबर को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम साले साहब की बात से सहमत हो? बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, आलम पनाह, साले साहब विद्वान व्यक्ति है, लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि कोई भी जीव मनहूस नहीं होता। बुरा वक्त हमारे कर्मों और परिस्थितियों से आता है, किसी बेचारी बिल्ली से नहीं। साले साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम इतने ही तर्कवादी बनते हो तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। अगले दिन बीरबल ने एक काली बिल्ली का इंतजाम किया और उसे महल के एक खाली कमरे में एक पिंजरे में रखवा दिया। उन्होंने बादशाह और साले साहब को सुबह सुबह वहां बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, साले साहब का दावा है कि काली बिल्ली का चेहरा सुबह सुबह देखने से दिन खराब जाता है और भोजन नहीं मिलता। अब हम इसकी परीक्षा करेंगे। बीरबल ने महल के 2 नौकरों को बुलाया। पहले नौकर का नाम था रामू, दूसरे नौकर का नाम था शामू। बीरबल ने रामू से कहा, रामू, तुम इस कमरे के अंदर जाओ और इस काली बिल्ली का चेहरा सबसे पहले देखो। फिर उन्होंने साले साहब की ओर इशारा करते हुए शामू से कहा, शामू, तुम आज सुबह सबसे पहले हमारे साले साहब का चेहरा देखोगे। साले साहब थोड़े असहज हुए पर अपनी बात सिद्ध करने के लालच में मान गए। रामू ने कमरे में जाकर काली बिल्ली को देखा। शामू ने साले साहब के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका चेहरा देखा। दोपहर हुई। बीरबल ने गुप्त रूप से रसोइयों को निर्देश दिया था। रामू, जिसने बिल्ली देखी थी, उसे दोपहर के भोजन में शाही पकवान दिए गए। उसे इनाम में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली, क्योंकि उसने बीरबल के एक पुराने काम को बड़ी कुशलता से पूरा किया था। उसका दिन बहुत अच्छा बीत रहा था। दूसरी ओर शामू, जिसने साले साहब को देखा था,
के साथ अजीब हुआ। जैसे ही वो साले साहब के कमरे से निकला, साले साहब ने उसे किसी बात पर डांट दिया। फिर दोपहर को जब वो खाना खाने बैठा तो अचानक रसोई में आग लग गई, जो बीरबल ने एक योजना के तहत बुझवा दी थी, लेकिन खाना खराब हो गया था। शामू को उस दिन दोपहर का खाना नसीब नहीं हुआ और उसे सजा के तौर पर महल की सफाई में लगा दिया गया। शाम को दरबार लगा। अकबर ने दोनों नौकरों को बुलाया। रामू से पूछा गया, रामू, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? तुमने सुबह काली बिल्ली देखी थी। रामू खुशी से बोला, हुजूर, मेरा दिन तो बहुत शानदार रहा। मुझे शाही खाना मिला और 5 स्वर्ण मुद्राएं भी। काली बिल्ली तो मेरे लिए बहुत लकी, भाग्यशाली साबित हुई। साले साहब का चेहरा उतर गया। फिर शामू को बुलाया गया। शामू रोते हुए बोला, जहांपनाह, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। सुबह साले साहब का चेहरा देखते ही डांट पड़ी। फिर दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ और अब कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। हुजूर, काली बिल्ली से ज्यादा मनहूस तो। शामू डर के मारे चुप हो गया। बीरबल ने बात पूरी की। बोल दो शामू, डरो मत। हुजूर, शामू ये कहना चाहता है कि काली बिल्ली से ज्यादा मनहूस तो हमारे साले साहब का चेहरा है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। साले साहब लाल पीले होकर बोले, ये सब बीरबल की चाल है, ये महज एक इत्तेफाक है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, साले साहब, अगर शामू का भूखा रहना इत्तेफाक है तो रामू का बिल्ली देखने के बाद सुखी रहना भी तो इत्तेफाक हो सकता है। असल बात यह है कि आपने काली बिल्ली को मनहूस माना, जबकि उस बेचारी बिल्ली ने सुबह आपका चेहरा देखा और उसे दिन भर पिंजरे में कैद रहना पड़ा। अब आप ही बताइए, बिल्ली आपके लिए मनहूस थी या आप बिल्ली के लिए? साले साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि अंधविश्वास केवल हमारे दिमाग का वहम है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और साले साहब को भविष्य में ऐसी फिजूल की बातों से दूर रहने की हिदायत दी। अंधविश्वास से बचें। शुभ शुभ हमारे विचारों में होता है, वस्तुओं या जीवों में नहीं। किसी भी जीव को मनहूस कहना हमारी अज्ञानता है। तर्क की शक्ति। किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने के बजाय उसे तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम मन में डर बिठा लेंगे तो हमें हर चीज में अपशकुन ही दिखेगा। सब जीव समान है। ईश्वर की बनाई किसी भी रचना, जैसे काली बिल्ली, घोड़े की असली नस्ल, फारस के व्यापारी और अकबर के बीच का विवाद। एक सुहानी सुबह जब आगरा का दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा था, तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि फारस, ईरान से एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम मिर्जा खुरासानी था आया है। मिर्जा अपने साथ एक ऐसा घोड़ा लाया था जिसकी चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। अकबर ने उसे अंदर आने की अनुमति दी। मिर्जा खुरासानी ने झुककर सलाम किया और कहा, आलम पनाह, मैं आपके लिए जन्नत का एक नमूना लाया हूं। ये घोड़ा नहीं बल्कि उड़ने वाला फरिश्ता है। इसकी नस्ल इतनी शुद्ध है कि पूरे फारस में इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। ये सुल्तानी नस्ल का आखिरी वारिस है। अकबर उत्सुकता से दरबार के बाहर आए। वहां एक सफेद रंग का शानदार घोड़ा खड़ा था। उसकी खाल मखमल की तरह चमक रही थी। उसकी गर्दन ऊंची और लचकदार थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो घोड़ा देखने में वाकई बेमिसाल था। अकबर ने पूछा, मिर्जा, इस घोड़े की कीमत क्या है? मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस नायाब घोड़े की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं जानता हूं कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी नस्ल की शुद्धता की गारंटी मैं खुद देता हूं। अगर कोई साबित कर दे कि यह शुद्ध फारसी नस्ल नहीं है, तो मैं न केवल घोड़ा मुफ्त दे दूंगा, बल्कि अपना सिर कलम करवा लूंगा। दरबारी हैरान रह गए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी।
अकबर के सेनापति और अन्य दरबारी घोड़े की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, हुजूर, ऐसा घोड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा। इसकी टांगे कितनी मजबूत है और इसकी चाल कितनी राजसी है। अकबर भी घोड़े के मोह में आ गए थे। वे स्वर्ण मुद्राएं देने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर किनारे खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत थे और घोड़े को बहुत ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ बोले नहीं? क्या तुम्हें यह घोड़ा पसंद नहीं आया या तुम्हें इसकी नस्ल पर कोई संदेह है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, घोड़ा दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता और खानदान, नस्ल में फर्क होता है। हीरा असली है या कांच, इसकी परख पारखी ही कर सकता है। मिर्जा खुरासानी को गुस्सा आ गया। उसने तंज कसते हुए कहा, बीरबल जी, सुना है आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर लगता है आपको घोड़ों की रत्ती भर भी पहचान नहीं है। ये शुद्ध फारसी नस्ल है जो सिर्फ बादशाहों की सवारी के लिए बनी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब, बुरा न माने, बस मुझे थोड़ा समय दे। मैं कल सुबह साबित कर दूंगा कि यह घोड़ा वास्तव में किस नस्ल का है। अकबर ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दे दी। व्यापारी भी मान गया, क्योंकि उसे अपनी कलाकारी पर पूरा भरोसा था। रात के समय बीरबल चुपके से अस्तबल पहुंचे। उन्होंने घोड़े के पास जाकर कोई जादू टोना नहीं किया, बल्कि वे बस एक कोने में बैठकर घोड़े की हरकतों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि जब सेवक घोड़े के लिए कीमती चने और मेवे लाया तो घोड़े ने उन्हें बड़े मजे से खाया। अगले दिन सुबह बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अस्तबल के सेवक से कहा कि वो घोड़े को नदी के किनारे ले जाए, जहां बहुत सारी हरी घास और झाड़ियां उगी हों। नदी के पास पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि घोड़ा जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, उसने पानी पीने के बाद पास उगी एक जंगली घास को बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उनकी परख पूरी हो चुकी थी। अगले दिन दरबार लगा। अकबर, मिर्जा खुरासानी और सभी दरबारी व्याकुल थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने पता लगाया? क्या यह घोड़ा वास्तव में शुद्ध फारसी नस्ल का है? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं जहांपनाह, यह घोड़ा सुंदर जरूर है, लेकिन यह शुद्ध फारसी नस्ल का नहीं है। असल में यह एक साधारण धोबी के टट्टू की नस्ल से ताल्लुक रखता है, जिसे बहुत ही चालाकी से फारसी घोड़ों जैसा प्रशिक्षण और रूप दिया गया है। यह सुनते ही मिर्जा खुरासानी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो दहाड़कर बोला, झूठ, सरासर झूठ। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? अकबर भी चकित थे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? इसके पैर, इसकी गर्दन, इसकी चाल, सब तो राजसी है। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, आलमपना, किसी भी जीव की पहचान उसकी आदतों से होती है, उसके रूप से नहीं। मैंने कल रात और आज सुबह इस घोड़े का बारीकी से निरीक्षण किया। बीरबल ने आगे बताया, पहली बात, जब इसे सोने की थाली में कीमती मेवे और चने दिए गए तो इसने उन्हें खाया तो सही, लेकिन जिस तरह से ये उन पर झपटा वो किसी राजसी घोड़े का तरीका नहीं था। राजसी घोड़े तमीज से खाते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात, जहांपनाह, शुद्ध फारसी नस्ल का घोड़ा चाहे कितना भी भूखा क्यों न हो, वो कभी भी गंदी या जंगली घास को मुंह नहीं लगाता। लेकिन आज सुबह जब मैं इसे नदी किनारे ले गया तो इसने पानी पीते ही वहां की कीचड़ वाली जंगली घास खानी शुरू कर दी। ऐसी आदत सिर्फ उन्हीं घोड़ों की होती है जो धोबियों या छोटे व्यापारियों के यहां पलावड़ा हो और जिसे बचपन में घास ही मिली हो। मिर्जा खुरासानी बीरबल के तर्क के सामने निरुत्तर हो गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल की पारखी नजरों से बचना नामुमकिन है। वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दे। बीरबल सच कह रहे हैं, ये घोड़ा नस्ल का नहीं है। मैंने इसे एक गांव के धोबी से खरीदा था जो बहुत तेज दौड़ता था। मैंने इसके बाल काटे, इसे रंग लगाया और महीनों तक
इसे शाही घोड़ों की तरह चलना सिखाया ताकि मैं इसे भारी कीमत पर बेच सकूं। अकबर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बीरबल की चतुराई देखकर उनका गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने व्यापारी को जेल भेजने के बजाय उसे हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया और वो घोड़ा जब्त कर लिया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल मेरे पैसे बचाए बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि बाहरी चमक धमक अक्सर धोखे का पर्दा होती है। बाहरी रूप धोखा दे सकता है। कोई चीज बाहर से कितनी भी सुंदर या कीमती क्यों न दिखे, उसकी असलियत उसके गुणों और स्वभाव में छिपी होती है। अनुभव और अवलोकन। बीरबल ने अपनी आंखों से ज्यादा अपने अवलोकन, ऑब्जर्वेशन पर भरोसा किया। सत्य जानने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। संस्कार और स्वभाव। इंसान या जानवर चाहे कितनी भी नकल कर ले, उसका मूल स्वभाव, बेसिक नेचर, कठिन समय या अनजाने में बाहर आ ही जाता है। झूठ की उम्र कम होती है। चालाकी से आप किसी को एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच की रोशनी के सामने झूठ कभी। आज की कहानी एक तराजू के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने दो पक्के दोस्तों को कट्टर दुश्मन बना दिया था। बराबर बांटना। दो व्यापारियों के बीच एक तराजू को लेकर झगड़ा और बीरबल का न्याय। आगरा के मुख्य बाजार में दो अनाज व्यापारी रहते थे, सेठ धनीराम और सेठ करोड़ीमल। दोनों बचपन के दोस्त थे और पिछले 20 सालों से एक ही दुकान पर बैठकर साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। उनकी दुकान पर एक पुराना लोहे का तराजू था, जिसका डंडा शुद्ध पीतल का था और उसके पलड़े बहुत ही सटीक थे। ये तराजू साधारण नहीं था, ये उनके पूर्वजों का था और व्यापारियों के बीच ये मान्यता थी कि जिस दुकान पर ये तराजू रहता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, व्यापार में बरकत होती है और कभी घाटा नहीं होता। समय बीता, दोनों के बच्चे बड़े हुए और धीरे धीरे उनके बीच मनमुटाव होने लगा। अंततः उन्होंने तय किया कि वे अपना व्यापार और दुकान अलग अलग कर लेंगे। बंटवारे का दिन आया। दुकान का अनाज आधा आधा बंट गया। जमीन के 2 हिस्से हो गए। नकदी भी बराबर बांट ली गई। लेकिन जब बात उस विरासत वाले तराजू की आई तो दोनों अड़ गए। धनीराम ने कहा, यह तराजू मेरे दादाजी ने खरीदा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। करोड़ीमल चिल्लाया, झूठ, मेरे पिताजी ने तुम्हारे दादाजी को इसके पैसे दिए थे। पिछले 10 सालों से इसकी मरम्मत का खर्च मैं उठा रहा हूं। ये मेरा है। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों बीच सड़क पर एक दूसरे की पगड़ी उछालने लगे। लोग इकट्ठा हो गए। अंततः मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। दरबार में दोनों व्यापारियों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, अरे ये तो मामूली बात है। इस तराजू को बीच से काट दिया जाए और आधा आधा हिस्सा दोनों को दे दिया जाए। इससे न्याय भी होगा और बंटवारा भी बराबर होगा। धनीराम तो तैयार हो गया, लेकिन करोड़ीमल रोने लगा। जहां पनाह, अगर ये तराजू कट गया तो इसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी। ये कबार बन जाएगा। इसे काटिए मत। भले ही ये धनीराम को दे दीजिए, पर इसे सलामत रहने दीजिए। अकबर को लगा कि करोड़ीमल ही असली मालिक है, क्योंकि वह उसे बचाना चाहता है। लेकिन तभी बीरबल ने हस्तक्षेप किया। बीरबल बोले, हुजूर, ठहरिए, ये मामला इतना सीधा नहीं है। मुझे इस तराजू की एक खासियत पता चली है। मुझे इसे एक रात के लिए अपने पास रखने की अनुमति दे। कल सुबह मैं असली मालिक का नाम बता दूंगा। बीरबल उस भारी भरकम तराजू को अपने घर ले आए। उन्होंने देखा कि तराजू वास्तव में बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। बीरबल ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, इस तराजू को पिछवाड़े के कमरे में रख दो और सुनो, आज रात इन दोनों व्यापारियों के घर एक गुप्त संदेश भेज दो। बीरबल ने 2 अलग अलग संदेश भिजवाए। धनीराम के लिए,
आज रात तराजू को चूहे खा गए हैं, कल दरबार में अपनी तैयारी करके आना। करोड़ीमल के लिए तराजू चोरी हो गया है, अपनी गवाही पक्की रखना। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल खाली हाथ दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा लटका हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तराजू कहाँ है और किसका है वो? बीरबल ने आह भरी और कहा, आलम पनाह, मुझे माफ कर दे, एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर के चूहों ने उस भारी लोहे के तराजू को कुतर कुतर कर पूरा खा लिया। अब बस पल्लों की कुछ जंजीरें ही बची है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम होश में हो? भला चूहे भी कहीं लोहे का तराजू खाते हैं? तभी धनीराम आगे बढ़ा और जोर जोर से हंसने लगा। हाँ बीरबल जी, आप भी क्या मजाक करते हैं? चूहे कभी लोहा नहीं खा सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने तराजू कहीं छुपा दिया है। करोड़ीमल वही चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने करोड़ीमल से पूछा, सेठ जी, आप क्यों चुप है? क्या आपको नहीं लगता कि चूहे लोहा खा सकते हैं? करोड़ीमल ने चालाकी दिखाते हुए कहा, बीरबल जी, आप विद्वान हैं। अगर आप कह रहे हैं कि चूहों ने लोहा खाया है तो जरूर खाया होगा। आखिर दिल्ली के चूहे बहुत ताकतवर होते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, मिल गया असली मालिक और झूठा आदमी। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, धनीराम जानता है कि चूहे लोहा नहीं खा सकते, इसलिए वो सच बोल रहा है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। लेकिन करोड़ीमल को तराजू की सलामती से कोई मतलब नहीं है। उसे बस मेरा पक्ष लेकर इस विवाद को जीतना है। उसने कल रात मेरे नकली संदेश पर विश्वास किया और आज वो मेरे झूठ में हाँ में हाँ मिला रहा है ताकि मैं उसे विजेता घोषित कर दूं। बीरबल ने आगे खुलासा किया, हकीकत यह है कि कल रात मैंने तराजू की बारीकी से जांच की। उस तराजू के पीतल के डंडे के अंदर एक गुप्त जगह पर धनीराम के दादाजी का नाम खुदा हुआ है, जो केवल तब दिखता है जब उसे खास रसायन से साफ किया जाए। धनीराम ने यह बात नहीं बताई क्योंकि वो विनम्र था, लेकिन करोड़ीमल ने इसे अपना बताने के लिए हर तरह का झूठ बोला। बीरबल ने संकेत किया और सेवक वो चमकता हुआ तराजू लेकर आए। जब अकबर ने उसे ध्यान से देखा तो उस पर वास्तव में धनीराम के पूर्वजों का चिन्ह था। करोड़ीमल का झूठ पकड़ा गया। वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा। अकबर ने उसे भारी जुर्माना लगाया और वो तराजू धनीराम को सौंप दिया। लेकिन बीरबल ने यहां एक और चतुराई दिखाई। उन्होंने धनीराम से कहा, सेठ जी, आप दोनों दोस्त थे। तराजू तो आपको मिल गया, लेकिन क्या आप अपनी दोस्ती खोना चाहते हैं? धनीराम भावुक हो गया। उसने कहा, नहीं बीरबल जी, मुझे तराजू मिल गया, यही बहुत है। धनीराम ने उसी वक्त तराजू को बाजार के बीचों बीच स्थित मंदिर में दान कर दिया और कहा, अब ये न मेरा है न तुम्हारा, ये भगवान का है। हम दोनों अपनी नई दुकानों के लिए नए तराजू लाएंगे और ईमानदारी से व्यापार करेंगे। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने न केवल न्याय किया बल्कि एक मरती हुई दोस्ती को भी बचा लिया। झूठ के पाव नहीं होते। झूठ बोलकर आप कुछ समय के लिए किसी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई की कसौटी पर वो कभी खड़ा नहीं उतर पाता। तर्क और बुद्धि, हर विवाद का हल तलवार या गुस्से से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और तर्क, लॉजिक से निकाला जा सकता है। लालच का अंत, करोड़ीमल ने लालच में आकर अपनी बुद्धि खो दी और अंत में उसे अपमानित होना पड़ा। सच्चा न्याय, न्याय वो नहीं जो केवल फैसला सुनाए, बल्कि वो है